Dear students, in the first video of the COP and the anthem, we have seen the brief introduction of the writer and the story. We have also completed the icebreakers. Today, let's move towards the explanation of the story. So come to page 28. The COP and the anthem. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Here, in the first para, the writer has introduced the main character Soapy. Soapy is a vagabond. He is homeless. He is jobless. He wanders here and there. He has no shelter. He is sitting on a bench, maybe of a park, thinking what to do and how to spend the forthcoming winter. He lives in New York, and in New York, the winter is very severe. It is very cold during the winter in New York. Suddenly, he leaves the bench. He moved away from the bench. स्टार्ट में राइटर ने सोपी को इंट्रोड्यूस किया है. सोपी एक वेगाबॉन्ड है, गरीब है, बेगर है, जॉबलेस है, इधर उधर भटकता फिरता है. क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका. परेशान है वो कि विंटर आने वाले विंटर को कैसे स्पेंड करे, और न्यूयॉर्क में विंटर बहुत सीवियर होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होती है. बेंच पर बैठा है, शायद पार्क के. अचानक बेंच से उठता है एंड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर. सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड. एक वर्ड यहाँ राइटर ने इस्तेमाल किया है, स्ट्रोल्ड. स्ट्रोल क्या माना होता है? वॉक इन अ रिलैक्स्ड वे. बिल्कुल वो रिलैक्स वे के अंदर बेंच से उठता है और आगे चलता है. ही वॉक्स एंड रीच अ स्क्वायर. एक स्क्वायर पर जाकर वो पहुंचता है. वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर. और यहाँ स्क्वायर पर he meets two roads. One is Broadway and the second is Fifth Avenue. देखिए, Broadway is the name of street in New York. न्यू यॉर्क के एक रोड का स्ट्रीट का नाम है ये. It is also known as the heart of the American commercial theatrical industry. अमेरिका के कॉमर्शियल थिएट्रिकल इंडस्ट्री के नाम से ये जाना जाता है. दूसरा एक रोड है फिफ्थ एवेन्यू. फिफ्थ एवेन्यू इज कंसिडर्ड as the most expensive and elegant streets in the world. दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत स्ट्रीट्स में से एक फिफ्थ एवेन्यू. तो ये दोनों रोड एक साथ एडजेसेंट है, मिले हुए हैं. सोपी के पास में ऑप्शन है कि वेदर टू फॉलो फिफ्थ एवेन्यू और ब्रॉडवे, लेकिन ही वॉक ऑन द ब्रॉडवे. ब्रॉडवे पर वो चलता है. वॉक सम डिस्टेंस, थोड़ा आगे जाता है, एंड स्टॉप एट अ कैफे. द कैफे इज लग्जरियस. आगे जाता है वो और एक रेस्टोरेंट के पास में जाके रुक जाता है. और वो जो रेस्टोरेंट है, कैफे कैसा है? लग्जरियस है. यहाँ पे लग्जरियस इट इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग दी कैफे. कैफे को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव राइटर ने इस्तेमाल किया है, लग्जरियस. अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पैरा पर कुछ एक्टिविटीज पूछी जा सकती है. कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या फैक्चुअल टाइप एक्टिविटीज यहाँ पे पूछी जा सकती है. ट्रू फॉल्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि सोपी स्टॉप्ड एट अ चर्च. ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. ये कहाँ रुका हो? ही स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट. अब सेकंड ये हो सकता है कि सोपी फॉलोड द फिफ्थ एवेन्यू. ट्रू और फॉल्स? क्या आएगा? फॉल्स. क्यों? क्योंकि ही फॉलोड द ब्रॉडवे. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर. अब इसमें ग्रामर का सेंटेंस बनता है. सोपी लेफ्ट हिज बेंच, वो बेंच से उठा. कंप्लीट है द सेंटेंस. द क्लाउज इज कंप्लीट इन सेंस. कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है. अगर इसे हम उसके दूसरे क्लाउज से अगर अलग भी कर दिए तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस. बीच में कंजक्शन राइटर ने इस्तेमाल किया एंड. एंड इज कंजक्शन. दूसरा क्लॉज है इज टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर.
ये एक क्लॉज है, सोपी स्टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये है कि सोपी लेफ्ट हिज बेंच, ये एक क्लॉज हो गया, स्टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर ये एक क्लॉज हो गया। दोनों क्लॉजेस ज्वाइन है कंजक्शन एंड से, और एंड कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज कंपाउंड वन, कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन हो सकती है टर्न इट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल में चेंज करना है। तो कंपाउंड को जब सिंपल में चेंज किया जाता है तो उसका रूल ये है, बाय टर्निंग द क्लाउज इनटू अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लाउज को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दे तो सेंटेंस क्या में चेंज हो जाएगा, सिंपल में। ओके, तो पहला क्लाउज उसमें वर्ब है लेफ्ट, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसकी फर्स्ट फॉर्म है लीव। तो सेंटेंस की स्टार्ट करेंगे लीविंग से, लीविंग हिज बेंच। जो सब्जेक्ट है इसको उठाकर इस्तेमाल करेंगे कंजक्शन की जगह, कंजक्शन यहां से निकल के एंड, तो क्या हो गया, लीविंग हिज बेंच सोपी। सेकंड क्लॉज जैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं, इज टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, लीविंग हिज बेंच सोपी इज टोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है। सेकंड, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। अब राइटर ने कहा है कि सोपी हैड कॉन्फिडेंस, लेकिन व्हाट मेड हिम सो कॉन्फिडेंट? एक बात और कहा है राइटर ने कि he had confidence from the lowest button of his waist ward। देखिए, waist is a garment worn to cover the upper part of the body, typically having no sleeves। ये एक अपर पार्ट ऑफ बॉडी को कवर करने के लिए गारमेंट होता है और इसमें स्लीवलेस होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर ही उसके कॉन्फिडेंस था, नीचे कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब ये कि उसका जो अपर गारमेंट था वो कोट पहना हुआ था, टाई उसको लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था देख के कि ही बिलोंग्स टू अ अपर क्लास, अपर क्लास से ताल्लुक रखता है। लेकिन इसका जो पैंट थी इट वाज वर्न आउट, वो फटी पुरानी पैंट थी, इसलिए नीचे के पार्ट में उसके कॉन्फिडेंस नहीं था, अपर पार्ट में उसके कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब क्या चीज थी जिसकी वजह से सोपी में कॉन्फिडेंस था? रीजंस बिहाइंड द कॉन्फिडेंस ऑफ सोपी। तो फर्स्ट रीजन यहाँ राइटर ने दिया है, ही वाज शेवन। अब देखिए यहाँ पे हम वेब डायग्राम दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक्टिविटी के रीजंस बिहाइंड कॉन्फिडेंस इन सोपी। तो फर्स्ट रीजन हमने देखे, ही वाज शेवन, अच्छी दाढ़ी बनी हुई थी उसकी। दूसरा क्या है, हिज कोट वाज ट्रिम, जो कोट पहना हुआ था वो कैसा था, ट्रिम था, ट्रिम मींस डेकोरेटेड। तो सेकंड रीजन ये हुई। तीसरा ये कि ब्लैक बो, हिज नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे। तीसरा ये कि उसका जो बो थी, बो यहाँ पे लगे शॉर्ट टाई होती है, उसे कहते हैं बो। तो बो कैसी थी, नीट थी, इसलिए उसका अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन एक एडिशनल बात राइटर ने कहा है कि बो को सोपी ने परचेज नहीं किया था, सोपी हैड नॉट परचेज द बो, इंस्टेड इट वाज गिवन टू हिम एज ए गिफ्ट बाय अ लेडी मिशनरी ऑन अ स्पेशल ओकेजन। और व्हाट वाज द ओकेजन, थैंक्सगिविंग डे। मतलब सोपी को वो एक गिफ्ट के अंदर मिला था, वो किससे दिया था, लेडी मिशनरी। मिशनरी कहते हैं पर्सन हु इज डिवोटेड टू द प्रीचिंग ऑफ रिलीजन टीचिंग्स, रिलीजन की प्रीचिंग के लिए वो डिवोटेड होता है। तो एक लेडी मिशनरी उसे दी थी, लेकिन कब दी थी, व्हाट वाज द ओकेजन, थैंक्सगिविंग डे। थैंक्सगिविंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th Thursday of November. It is marked by various religious observances। एक है रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाला, एक मौका है, त्योहार है। ठीक है, इफ ओनली ही कुड रीच ए टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज। अब देखिए एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है, अनसस्पेक्टेड। सोपी इज थिंकिंग, सोपी इज मेकिंग प्लान हाउ टू स्पेंड द फोर्थकमिंग विंटर सेफली।
तो उसके माइंड में आइडिया आई कि इफ ही कुड री एंटर द जेल he will be able to spend his winter comfortably, because in the jail he will be able to get food, warm bed and shelter. सोच रहा है कि विंटर कैसे स्पेंड करना, तक आइडिया आई उसके माइंड में कि अगर वो जेल चला गया, अब जेल कैसे जाएगा, तो कोई क्राइम कमिट करके अगर जेल गया तो उसका खाना मिलेगा, बेड मिलेगा, कंबल मिलेंगे और एक शेल्टर मिल जाएगा उसको। इस तरह से उसका विंटर अच्छे से गुजर जाएगा। तो एक प्लान आया उसके माइंड के अंदर कि एक कैफे के सामने खड़ा था, वो लग्जरियस कैफे था। तो उसने सोचा कि उसका अपर जो गारमेंट है वो रिच लोगों की तरह से है, ही इज अपियरिंग टू बी अ रिच पर्सन। अगर ऊपर का भाग अगर देखे उसका, उसने कहा कि अगर इफ ही कुड एंटर द रेस्टोरेंट एंड रीच द टेबल अनसस्पेक्टेड यानी अगर हेड वेटर ने उसको सस्पेक्ट नहीं किया, डाउट नहीं किया, देखा नहीं उसके पैंट को और वो टेबल तक के पहुंच गया, वंस ही रीच द टेबल द वेटर विल नॉट बी एबल टू सी द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। नीचे की जो वर्न आउट पैंट है वो वेटर को दिखेंगे नहीं, सिर्फ अपर का बॉडी का पार्ट दिखेगा, टाई लगा हुआ, कोट पहना हुआ, और वो उसको सस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर अनसस्पेक्टेड वो टेबल पर पहुंच गया तो सक्सेस वुड बी हिज, ही वुड बी सक्सेसफुल, कामयाब हो गया। और व्हाट इज सक्सेस टू सोपी? देखिए, सक्सेस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों को हम अगर सक्सेस पूछे तो वेराइडली दे विल डिफाइन इट। अगर हम कोई स्टूडेंट को पूछे कि व्हाट इज सक्सेस टू यू, तो ही विल डेफिनेटली आंसर दैट स्कोरिंग मोर एंड मोर मार्क्स इन द एग्जाम इज सक्सेस टू मी। कोई बिजनेसमैन को अगर हम पूछे कि व्हाट इज सक्सेस टू यू, तो वो कहेगा कि अर्निंग मोर एंड मोर मनी इज सक्सेस टू मी। लेकिन सोफी के लिए क्या है सक्सेस? सक्सेस वुड बी हिज। अब देखिए, ये सेंटेंस में हम इंटरप्रिटेशन टाइप एक्टिविटी फ्रेम कर सकते हैं। ये सेंटेंस यह हो सकता है कि इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट सक्सेस वुड बी हिज। एक्सप्लेन व्हाट सक्सेस मीन्स टू सोफी। तब क्या सक्सेस क्या है सोफी के लिए? कि इफ टू री एंटर द जेल, सोफी के लिए सक्सेस क्या है? टू री एंटर द जेल। अगर वो जेल में दोबारा चला गया तो वो क्या हो गया? सक्सेस हो गया। क्योंकि जेल, अब इस सेंटेंस में हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ही विल एंटर द रेस्टोरेंट, ऑर्डर expensive food items, after eating when the time would come to pay the bill he will not be able to pay it because he was very poor. The owner of the restaurant would call the police and the police would arrest him and put him in jail. Hence he will be successful to spend 3 months in the jail. अब देखिए, यहाँ पे इसी सेंटेंस में ग्रामर का आइटम भी बनता है। अब देखिए, इफ से सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है। इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड, ये क्लाउज हुआ। इसमें दूसरा क्लाउज है सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो टेबल तक के अनसस्पेक्टेड पहुंच गया तो वो कामयाब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ इफ का इस्तेमाल है। इसमें इंस्ट्रक्शन हो सकती है रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस बराबर है क्या के? इफ और नॉट के, अगर नहीं। सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल है और अनलेस का इस्तेमाल करना है, तो जाहिर सी बात है अनलेस विल रिप्लेस इफ। अनलेस रिप्लेस क्या को करेगा? इफ को। अनलेस यूज होगा इफ की जगह, इफ यहां से निकल गया, इफ निकल गया तो उसके साथ में ओनली भी निकलेगा। अब देखिए, इसके दो क्लाउज है। फर्स्ट क्लाउज इफ से लेके कहां तक? अनसस्पेक्टेड। इफ निकाल के हमने अनलेस लगाया, मतलब इस फर्स्ट क्लाउज के अंदर ऐड करें नॉट को। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्लाउज में नॉट ऐड करें तो सेकंड क्लाउज में भी नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये इफ निकलेगा और ओनली निकल जाएगा, लगेगा अनलेस। तो सेकंड क्लाउज में भी नॉट लगाना पड़ेगा। क्या है सेकंड क्लाउज? सक्सेस वुड। वुड के बाद में क्या लगेगा? नॉट बी हिज। तो फिर आंसर क्या हो गया? अनलेस he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. Yes, next.
The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. ऊपर का लिबास को देखकर वेटर को सस्पेक्ट नहीं होगा कि ये होमलेस है, जॉबलेस है, पुअर है, डेस्टिट्यूट है. Yes. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. देखिए यहाँ पे राइटर ने एक मेनू दिया है, एक लिस्ट दिया है फूड आइटम्स की कि कौन से फूड आइटम्स सोपी ने माइंड में सोचा कि ही वुड ऑर्डर. तो सबसे पहले क्या, देखिए यहाँ पे भी एक वेब डायग्राम हो सकती है आपको. फूड आइटम्स कंसीडर्ड बाय सोपी, कंप्लीट द डायग्राम. तो पहला फूड आइटम क्या है, रोस्टेड मलाड डक. मलाड डक वाइल्ड डक, लेकिन कैसी, रोस्ट की हुई. सेकंड, ए बॉटल ऑफ वाइन, ये बिवरेज उसने डिसाइड किया. तीसरा है चीज. और थर्ड फूड आइटम क्या है, ए कप ऑफ कॉफी. और लास्ट क्या है, ए सिगार. मतलब ये फूड आइटम्स उसने सोचा कि ये वो वहां पे खाएगा पिएगा. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth an extreme of revenge from the cafe management. And yet, the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island. उसने कहा कि अगर if he successful in his plan, तो police would, the management of the cafe would call police. और यहाँ से होटल से ही वो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाएगी. उसके जर्नी की स्टार्ट होगी. लेकिन कौन सी जर्नी, जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड. विंटर आइलैंड यहाँ पे राइटर ने एक टर्म इस्तेमाल किया है जेल के लिए. न्यूयॉर्क में ऐसा होता है कि जो रिच न्यूयॉर्कर्स होते हैं वो विंटर और खासतौर से जनवरी, जबकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो रिच न्यूयॉर्कर्स न्यूयॉर्क से बाहर मियामी, मैक्सिको, स्विस अल्प्स या स्पेन वगैरह इन प्लेसेस पर जाकर विंटर सीजन को स्पेंड करते हैं. अब सोपी पुअर था, इन प्लेसेस पे जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने कहाँ पे जाने की सोचा, विंटर आइलैंड. विंटर आइलैंड मतलब यहाँ जेल. अब जेल में क्यों जाना चाहता था, ताकि वो अपने विंटर को अच्छे से स्पेंड कर सके. उसने कहा कि इस तरह से उसके विंटर आइलैंड की जर्नी कैसे होगी, हैप्पी और विथ इज स्टमक फिल, पेट भरा हुआ होगा, अच्छा खाना पिया किया हुआ होगा उसने, और इस तरह उसके विंटर आइलैंड के जर्नी की शुरुआत होगी. मतलब वो पेट भरा हुआ होगा, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाएंगी और जेल में पुट करेंगी. तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे पूरे टेक्स्ट में राइटर ने अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल किया है जेल के लिए. तो पहला हमने देखे जेल के लिए क्या इस्तेमाल किया है, विंटर आइलैंड. ओके, but as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. अब देखिए, as soon as Soapy entered the gate of the restaurant, the head waiter saw his tattered trousers and decadent shoes. अब एक यहाँ पे फ्रेज इस्तेमाल किया राइटर ने, I fell upon. I fell upon, it means notice, saw. हेड वेटर की नजर पड़ी काय पर, उसके ट्राउजर्स पर, पैंट पर. लेकिन कैसी ट्राउजर्स थी उसकी, टैटर्ड. टैटर्ड के माना होते हैं बैडली टॉर्न, बहुत ज्यादा फटी पुरानी पैंट थी उसकी. और काय पे नजर पड़ी, डिकेडेंट शूज, उसके शूज पर. शूज कैसे थे, डिकेडेंट. डिकेडेंट के माना होते हैं ओल्ड एंड फॉर्न आउट, फटा पुराना. ठीक है. अब देखिए दोनों भी दो नाउन्स यहाँ राइटर ने इस्तेमाल किए हैं और उनको डिस्क्राइब करने के लिए दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं. ट्राउजर्स के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है टैटर्ड, और शूज के लिए इस्तेमाल किया है डिकेडेंट. मतलब ये कि द हेड वेटर वाज अ ट्रेंड पर्सन. हेड वेटर कैसा था, ट्रेंड पर्सन था. एक क्वालिटी उसकी सामने आ रही है. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न हिम अबाउट. अब देखिए ये इंफॉर्मेशन मिल रही है हेड वेटर की. एक इंफॉर्मेशन क्या मिली हमको कि हेड वेटर वाज अ ट्रेंड पर्सन. ही वाज एबल टू सी द worn out shoes and trouser of Soapy. He suddenly understood who he is.
और दूसरा ये कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, रेडी एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स, पकड़ा सोपी को और एक कॉर्नर में साइलेंस में लेकर गया, उसको आउट कर दिया रेस्टोरेंट से। एंड हेज टू द 6 sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced Malad. अब इस तरह से सोपी का जो प्लान था, फर्स्ट प्लान टू री एंटर द जेल, फेल हो गया क्योंकि उसने खाया पिया नहीं कुछ, बस एंटर हुआ था, हेड वेटर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और बाहर कर दिया। मतलब सोपी फेल इन हिज फर्स्ट प्लान, सोपी अपने प्लान में फेल हो गया। अब देखिए सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब देखिए वहां से सोपी टर्न कहां टर्न हो, वो ऑफ ब्रॉडवे। It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. अब देखिए एक टर्म यहाँ इस्तेमाल किया, कवेटेड आइलैंड। कवेटेड के मानो होते हैं ग्रेटली डिजायर्ड, है ना, ग्रेटली डिजायर्ड यानी कवेटेड, और आइलैंड कवेटेड आइलैंड। ये एक और टर्म राइटर ने इस्तेमाल किया है जेल के लिए। तो ये देखिए सेकंड टर्म, पहले जेल के लिए क्या इस्तेमाल किया है, विंटर आइलैंड, अब सेकंड टर्म क्या इस्तेमाल किया है, कवेटेड आइलैंड। सब काय के लिए, जेल के लिए। अब सोपी को लगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू री एंटर द जेल, सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस। अब देखिए लिम्बो ये टर्म एक्चुअली इट इज ए नेम ऑफ अ प्लेस, बॉर्डरिंग प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल। हेल और हेवन के बीच में एक बॉर्डरिंग प्लेस है, उसका नाम है लिम्बो। लेकिन यहाँ पे राइटर ने इस्तेमाल किया है जेल के लिए। थर्ड वर्ड है जो राइटर ने इस्तेमाल किया है जेल को रिफर करने के लिए। और एक वर्ड इस्तेमाल किया है डिवाइस। डिवाइस के माना था इन्वेंट करना या प्लान करना। सोपी ने सोचा कि अब कोई दूसरा प्लान करना चाहिए, कोई दूसरा क्राइम कमिट करने का सोचा उसने, जिसकी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट करे और जेल में बंद करें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे हम एंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नीचे आपको इसी टॉट पोर्शन के ऊपर एक्टिविटीज़ दी जा रही है पेपर फॉर्मेट के मुताबिक। सो ट्राई टू सॉल्व दीज एक्टिविटीज़ एंड नोट देम इन योर नोटबुक।